जय हिंद डिफेंस लवर्स। 2022 में फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अरूप राहत सर ने कहा कि भारत को एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की आवश्यकता है और इसे स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम इस मुद्दे के वेरियस एस्पेक्ट्स को शामिल करते हुए इस मामले पर एक नजर डालने जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर आखिर होता क्या है। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज का एक बॉम्बर होता है जिसे दुश्मन के इलाके में गहराई तक उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि बड़ी संख्या में एयर टू ग्राउंड मार करने वाले वेपन्स गिराए जा सके और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वेयर हाउसेस, एम्युनिशन डिपोट्स, फैक्ट्रीज और मिलिट्री इंस्टॉलेशन जैसे स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को नष्ट किया जा सके। इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए भी किया जा सकता है। प्रेजेंट में अमेरिका, रशिया और चाइना स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को ऑपरेट करते हैं। अमेरिका स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट को ऑपरेट करने वाला एक मात्र देश है। इसके अलावा अमेरिका B-1 लांसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को भी ऑपरेट करता है। रशिया Tu-160 और Tu-22M को ऑपरेट करता है और चाइना H-6 बॉम्बर को ऑपरेट करता है जो कि सोवियत Tu-16 बॉम्बर का लाइसेंस बिल्ड वर्जन है। भारत ने 1968 तक अमेरिकी B-24 लिबरेटर के 3 स्क्वाड्रन को ऑपरेट किया है जिन्हें ब्रिटिश पीछे छोड़ गए थे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने ब्रिटिश कैनबरा को ऑपरेट किया है जिसे 1957 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। इस बॉम्बर ने 1965 और 1971 के वॉर में महत्वपूर्ण स्थानों पर बॉम्बिंग करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने कारगिल वॉर में पोर्टो रिको सॉर्टी भी उड़ाई और वास्तव में एक बार मिसाइल हमले से बच गया था। लगभग 5 डिकेड्स की सेवा देने के बाद इस बॉम्बर को 2007 में रिटायर कर दिया गया था। ब्रिटिश कैनबरा के अलावा इंडियन एयरफोर्स ने किसी और बॉम्बर को ऑपरेट नहीं किया है। इसके बजाय MiG-27, MiG-23 और जैगुआर जैसे फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है। बांग्लादेश वॉर के तुरंत बाद 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन सोवियत डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई गोर्शकोव ने इंडियन एयरफोर्स को Tu-22 बैकफायर बॉम्बर्स की पेशकश की और वह इस बात से इतने आश्वस्त थे कि इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को खरीद लेगा। उन्होंने इन एयरक्राफ्ट्स के एक स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स राउंडल्स में पेंट करने और मॉस्को के पास एयरबेस में तैनात करने का आदेश दिया ताकि इसे भारत में उड़ाया जा सके। लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से इंडियन एयरफोर्स ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी और जापान पर अमेरिकी और ब्रिटिश बॉम्बर्स जैसे B-17 और B-29 द्वारा एरियल बॉम्बिंग ने एक्सिस पावर्स के खिलाफ वॉर के एफर्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वॉर के एंड में B-29 का उपयोग जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के लिए भी किया गया था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USA और USSR ने बॉम्बर डेवलप करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे थे। कोल्ड वॉर के दौरान एक समय में सोवियत अटैक की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के लिए USA एयरफोर्स के पास हमेशा B-52 होता था। लेकिन ICBM जैसी मिसाइलों के विकास के साथ जो हजारों किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में बॉम्बर का महत्व बहुत कम हो गया है। फिर भी अमेरिका ने B-2 जैसे एडवांस्ड बॉम्बर्स पर काम करना जारी रखा है और अब B-2 की जगह B-21 रेडर्स पर काम कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बॉम्बर्स की रोल और इफेक्टिवनेस को देखते हुए कई लोग तर्क देंगे कि बॉम्बर लीथल है क्योंकि उनके पास बड़े RCS और रेडार और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी में सुधार ने मॉडर्न एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बहुत घातक बना दिया है। एक और तर्क हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट है जिनकी इंटरसेप्शन रेट बहुत कम होती है। इन बॉम्बर्स को उनकी भूमिका में ऑब्सोलीट कर देगा। इसके विपरीत कई लोग तर्क देते हैं कि बॉम्बर्स अब लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन से लैस हैं जिन्हें स्टैंड ऑफ डिस्टेंस में फायर किया जा सकता है जो एयर डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिव रेंज से बाहर होता है। उदाहरण के लिए B-51 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस लॉकहीड मार्टिन AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल दाग सकता है। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि बॉम्बर को एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा खतरा नहीं होता है क्योंकि उन्हें तभी भेजा जाता है जब फाइटर एयरक्राफ्ट हमला करने वाले एरिया पर पूरी एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लेते हैं। लेकिन इराक पर अमेरिकी इन्वेजन के दौरान इराक की सुरक्षा के खिलाफ इनिशियल स्ट्राइक्स के लिए B-1 लांसर, B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस और B-2 का इस्तेमाल किया गया था। इन बॉम्बर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट्स द्वारा एस्कॉर्ट किया जाता है जो उन्हें दुश्मन के इंटरसेप्टिंग फाइटर्स से बचाते हैं। इस प्रकार यह तर्क कि बॉम्बर्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं पूरी तरह से सही नहीं है। इसके अलावा अमेरिका, रशिया और चाइना छोटे RCS वाले स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट डेवलप भी कर रहे हैं। बॉम्बर्स का इस्तेमाल पावर प्रोजेक्शन के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जब भी मिडिल ईस्ट में स्थिति गर्म होती है तो अमेरिका अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट का एक फ्लाई पास्ट करता है
बस ये संकेत देने के लिए कि हम आपको कभी भी कहीं भी हमला कर सकते हैं। रशिया ने मादुरो गवर्नमेंट के प्रति समर्थन दिखाने के लिए वेनेजुएला में अपने Tu-160 बॉम्बर्स भेजे थे। हम कह सकते हैं कि बॉम्बर आपको मिलिटरीली और पॉलिटिकली दोनों की तरह से अनकन्वेंशनल एज देते हैं। इन सब के कारण दुनिया भर की मेजर एयर फोर्सेस में बॉम्बर्स ने अभी भी अपना स्थान बनाए रखा है। इसके अलावा देश अब अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नए बॉम्बर्स पर काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका अपने नए B-21, रशिया अपने पाक DA और चाइना अपने नए H-20 के साथ। तो चलिए ये जानते हैं कि क्या भारतीय वायुसेना को बॉम्बर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। आइए कुछ बिंदुओं पर बात करें जो बॉम्बर्स की आवश्यकता को हाईलाइट करते हैं। प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स और चाइना से उत्पन्न खतरे को देखते हुए बॉम्बर्स का होना बहुत अनिवार्य है। चाइनीज बॉम्बर में मेजर इंडियन सिटीज और स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर हमला करने की क्षमता है, इसलिए हमें भी उनकी क्षमता के अनुरूप बॉम्बर रखने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि 1962 के वॉर में इंडियन एयरफोर्स को जानबूझकर वॉर से बाहर रखा गया था, क्योंकि चाइना के पास IL-28 बॉम्बर थे जो भारतीय शहरों पर हमला कर सकते थे। इसका उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा था। इसके अलावा बड़े बॉम्बर्स के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को तैनात करने के लिए अधिक पावर स्टॉकपाइल्स भी होता है। बॉम्बर बड़ी संख्या में एयर लॉन्च शिप मिसाइल्स ले जा सकते हैं, जिससे इंडियन ओशन रीजन पर डोमिनेशन स्थापित करने की हमारी क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस बॉम्बर, उदाहरण के लिए रशियन Tu-160 हाइपरसोनिक वेपन, एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा। यह कॉम्बिनेशन ही सबसे बड़ी डिटरेंट के रूप में कार्य करेगा। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर का कहना है कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट भारत को दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर युद्ध करने में मदद कर सकता है, जिससे उसके सिटीजन और पॉलिटिकल लीडरशिप पर बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए अब हम कुछ जरा बॉम्बर्स चलाने के नुकसानों के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट को खरीदना बहुत महंगा होता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक B-1 लांसर की कीमत $200 मिलियन से अधिक है। बॉम्बर्स को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की लागत को इसमें जोड़ा जाता है। यही देखते हुए कि अगर इंडियन एयरफोर्स Tu-160 के एक स्क्वाड्रन के साथ जाता है तो हमें लगभग $5.4 बिलियन खर्च करने होंगे, जिसमें पर एयरक्राफ्ट $270 मिलियन शामिल हैं। यहाँ हम केवल एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं। दूसरा, बॉम्बर्स का मेंटेनेंस और ऑपरेशन बहुत महंगा होता है। उदाहरण के लिए B-1 लांसर की ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर $61,000 है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यदि कोई बॉम्बर गिर जाता है तो ये सेना के मुराल पर बहुत बड़ा आघात होगा। 2022 में मेजर जनरल समीर सिन्हा के मेमोरियल लेक्चर के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सर ने कहा कि बॉम्बर्स के पास इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस सिस्टम नहीं होती है और उन्हें फाइटर एस्कॉर्ट्स की आवश्यकता होती है। यह बॉम्बर्स की मेन ड्रॉबैक में से एक है। हालांकि B-2 जैसे बॉम्बर्स को अक्सर एस्कॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि एक B-2 की कीमत 1.5 से $2 बिलियन के करीब होती है। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और जैसे अन्य कई विकल्प हैं जो कई न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकते हैं। हम लॉन्ग रेंज के हाइपरसोनिक वेपन्स भी डेवलप कर रहे हैं जो एक इफेक्टिव न्यूक्लियर डिटरेंट के रूप में काम करते हैं। इस फैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता कि बॉम्बर्स के अपने अलग फायदे हैं और वे अन्य प्लेटफॉर्म्स की तुलना में बहुत कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन हमें इस फैक्ट को स्वीकार करना होगा कि इस कैपेबिलिटी के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए बॉम्बर्स पर अरबों खर्च करना जैसे हम बेयर नहीं कर सकते, हमें अपने अन्य क्षेत्रों पर अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, जैसे कि नेवी को और अधिक न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स प्रदान करके, दोनों SSN और SSBN और हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की क्षमता को बढ़ा के। वर्तमान में हमारे पास ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो बॉम्बर के रूप में काम कर सकते हैं और बॉम्बिंग की भूमिका के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मिराज 2000, जैगुआर, Su-30 MKI, MiG-29 आदि को बॉम्बर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इंडियन एयरफोर्स बॉम्बर खरीदने का फैसला कर भी लेती है तो हमारे पास या तो अमेरिकन B-1 लांसर या रशियन Tu-160 या Tu-22M ही बचेंगे। प्रेजेंट में इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए भारतीय वायुसेना को फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, AWACs, AWACS, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, आर्म्ड और रिकॉनिसेंस ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की सख्त जरूरत है। फाइटर एयरक्राफ्ट्स की घटती स्क्वाड्रन्स चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर इंडियन एयरफोर्स MMRCA-2 के साथ आगे बढ़ती है तो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट्स की कीमत $17 से $18 बिलियन के करीब होगी। इसके अलावा LCH,
LUH C295 एयरक्राफ्ट और अन्य लड़ाकू ड्रोन के एक्विजिशन के लिए प्रक्रिया भी चल रही है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स के बॉम्बर्स की ओर जाने की संभावना कम है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि भविष्य में जब हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और एक बार सभी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो हम फ्रेंडली कंट्रीज से बॉम्बर्स खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।